मुकेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी मधु और बेटी नैना थी। मुकेश एक ट्रक ड्राइवर था। वो अक्सर काम की वजह से घर से दूर ही रहता था, लेकिन महीने में 1-2 बार घर जरूर आता था। और आज मुकेश अपनी बेटी के लिए कुछ लाया है। अरे नैना, नैना! आते ही अपनी लाडली को पुकारते हो, जैसे मैं तो घर पे हूँ ही नहीं। तुम कहाँ जाओगी? खैर छोड़ो, बताओ नैना कहाँ है? अभी गई है बाजार। सुबह से चिल्ला चिल्ला कर थक गई। अब गई है महारानी सामान लाने। क्या तुम भी ना? तुम नहीं जा सकती थी बाजार? मुझे नैना से मिलना था। अरे सुबह से सारा घर का काम मैं करूं और तुम्हारी लाडली थोड़ी मेरी मदद कर दे तो तुम मुझे ही डांटो। ऐसा नहीं है, तुम नहीं समझोगी। मुकेश वहीं बैठकर नैना का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसे नैना आती दिखी, वो भीतर जाकर छुप गया और मधु दरवाजे पे खड़ी हो गई। नैना ने घर में कदम रखा, पर वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक गर्भवती बंदरिया भी थी। नैना, इसे कहाँ घर के अंदर लेकर आ रही हो? अरे माँ, आने दो ना, ये मेरी नई दोस्त है। इंसान क्या मर गए हैं जो बंदरिया से दोस्ती कर रही है? अरे भाई, तुम दोनों का खत्म हो गया तो मैं अपनी लाडली से मिल लूं। पापा, आप आ गए और अंदर क्यों छुपे थे? पापा, आप मेरे लिए क्या लाए? बताओ ना पापा, बताओ ना। अरे ठहर तो जरा, देता हूँ। मुकेश ने अपनी जेब से एक चमकती चांदी की पायल निकाली, जिसकी चमक देखकर नैना खुशी से कूद पड़ी। ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, पिछले हफ्ते राजस्थान गया था, वहीं से लिए तेरे लिए। तुम तो बस अपनी बेटी के लिए ही चीजें लाओ, और तुम्हारी बेटी ऐसे जानवरों को घर लाती रहे। मैं तो अब बस इस घर की काम वाली हूँ। पहले तुम्हारा काम करूँ और फिर तुम्हारे जानवरों का। अरे माँ, पर उसकी हालत तो देखो, वो गर्भवती है। बेचारी भूखी यहाँ से वहाँ घूम रही थी। मैंने तो फल लिए थे और उसे खिला दिए। जब फल खिला ही दिए तो इसे घर क्यों लाई? मैं कहाँ लाई, ये खुद ही मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। फोए मेरी किस्मत। अब बस भी कर मधु, थोड़ा अनाज ये बंदरिया खा लेगी तो तेरा क्या जाएगा? वैसे भी किसी के पेट भरना पुण्य का काम होता है। वो तो ठीक है, पर अपनी लाडली को समझा दो कि ये बंदरिया घर के अंदर उधम न मचाए। ठीक है माँ। सारी अनबन खत्म होने के बाद मधु ने सबको खाना परोसा। नैना ने अपनी प्लेट में से 2 रोटियां उठाई और घर के बाहर बैठी बंदरिया को खिला दी। बस उस दिन से वो गर्भवती बंदरिया नैना के घर के आंगन में ही रहने लगी। नैना उसके लिए एक बर्तन में पीने का पानी रखा करती थी और उसे समय समय पर खाना भी खिलाया करती थी, क्योंकि बंदरिया ज्यादा उद्यम नहीं मचाती थी। इसीलिए धीरे धीरे वो मधु को भी भा गई थी। अब मधु खुद बंदरिया को खाना खिलाया करती थी। अक्सर वो गर्भवती बंदरिया नैना का पीछा करती। नैना जहाँ जहाँ जाती, वो बंदरिया भी उसके पीछे चली जाती। वो देख, नैना तेरी सहेली आ रही है, बंदरिया। हाँ हाँ, तुमसे तो अच्छी ही है, कम से कम हमेशा मेरे साथ तो रहती है। तेरी शादी होगी ना तो इसे दहेज ले जाना अपने साथ। मैंने भी यही सोचा है। अब जब भी मुकेश घर आता तो वो अपनी बेटी के साथ साथ बंदरिया के लिए भी कुछ न कुछ ले आता। ये अच्छा है, पहले बेटी का लाड, अब इस बंदरिया का। पापा, अब माँ के लिए कुछ नहीं लाते ना, इसीलिए उन्हें जलन होती है। अब तेरी माँ के लिए क्या लाऊं? उसके लिए मैं ही आ जाता हूँ, वही काफी है। कुछ महीनों बाद उस बंदरिया ने एक छोटे बंदर को जन्म दिया। फिर क्या है, नैना उस छोटे बंदर के साथ बच्चों की तरह खेला करती थी।
नैना, नैना, जा जरा चक्की से आटा तो ले आ। मैं नहीं जाऊंगी माँ, तुम ही जाओ, मैं छोटू को दूध पिला रही हूँ। पहले ये बंदरिया, अब ये बंदर, बैठ ही रह, मैं ही जाती हूँ। वैसे तो बंदरिया अक्सर घर के बाहर ही रहती थी, पर ये छोटा बंदर इतना नटखट था कि वो घर में घुसकर उद्यम मचाया करता था, जिससे मधु परेशान हो जाया करती थी। मैं बोल देती हूँ नैना, इस बंदर को घर के बाहर ही रखो, वरना सारा काम तुमसे करवाऊंगी। ये देख, सब बिखेर दिया इसने। अरे माँ, ये तो छोटा सा बच्चा है, अगर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या तुम करोगी? मधु अक्सर नैना को खरी खोटी सुनाया करती थी, पर नैना तो अपने बंदरिया और बंदर का हमेशा साथ ही देती थी। एक रात की बात है, नैना और मधु घर के भीतर सो रहे थे और बंदरिया और छोटा बंदर आंगन में। तभी एक चोरों की टोली चुपचाप घर में घुसने की कोशिश करने लगी। बंदरिया की आंख खुली और उसने चोरों पर हमला बोल दिया। चोर यहाँ वहाँ गिर गए। बचाओ, बचाओ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। बंदरिया एक चोर के सिर पर चढ़कर उसके बालों को खींच रही थी और वो जोर जोर से चीख रहा था। चीख सुनकर मधु और नैना दोनों बाहर आए। दूसरे चोर ने अपने डंडे से बंदरिया को मारा भी, पर बंदरिया ने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो और जोर जोर से उसके बाल खींचने लगी। चोर चिल्लाने लगा और फिर आसपास के पड़ोसी भी लाठियां लेकर आ गए। लोगों को देखकर चोरों ने बंदरिया को जमीन पर पटका और वहां से भाग निकला। बंदरिया की चीख निकल गई। मधु और नैना दौड़कर बंदरिया के पास आए। नैना के आंसू नहीं रुक रहे थे। इस दिन मधु को एक चीज समझ आ गई। इंसान भले ही एहसान फरामोश हो सकता है, पर जानवर कभी नहीं। मायापुरी नाम के गांव में बलदेव नाम का एक बहुत ही होनहार युवक था, जो अक्सर गांव वालों की मदद किया करता था। ये रहे काका आपकी सब्जियां और ये रहे खुले पैसे। अरे बेटा, कुछ पैसे तू भी रख ले, तेरे काम आएंगे। नहीं काका, जितना कमाता हूँ मैं उसी में खुश हूँ, आपके ही काम आएंगे पैसे। कुछ महीनों बाद गांव में लगातार 3 दिनों से बरसात हो रही थी। सारा गांव परेशान था। बलदेव अभी भी गांव वालों की मदद कर रहा था। अरे मौसी, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह छोड़ दूंगा। 4 दिन हो गए और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक आंधी तूफान आने लगा। हे भगवान, हमें बचा ले। एक घर में एक औरत फंस चुकी थी। घर में पानी भरने लगा था। कोई भी गांव वाला उसकी मदद को आगे नहीं आ रहा था। लेकिन तभी बलदेव सामने आया। उसने एक टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे को नाव बना ली और एक दूसरी लड़की की मदद से वो नाव चलाने लगा। बच्चों, मुझे कोई बचाओ। बलदेव ने उस बूढ़ी औरत को बचा लिया। जुग जुग जियो बेटा, किसी ने मेरी मदद नहीं की, बस एक तुम ही मेरी मदद करने आए। भगवान करे तुम्हारी झोली हमेशा भरी रहे। जब बलदेव उस बूढ़ी औरत को सुरक्षित उसी जमीन पर छोड़ रहा था, तो उस बूढ़ी औरत ने बलदेव को रोक लिया। रुको बेटा, ये लो। ये क्या है? ये जादुई पत्थर है। ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। बलदेव दंग रह गया कि वो बूढ़ी औरत गई कहाँ। उसे लगा कि ये सब एक सपना था, पर उसके हाथ में वो जादुई पत्थर अभी भी था। अगले कुछ दिनों में सारा पानी खाली हो गया। बलदेव और सभी गांव वाले अपने घर लौट गए। बलदेव अब भी उस पत्थर और उस बूढ़ी औरत के बारे में सोच रहा था। वो पत्थर को अच्छे से देख रहा था। आखिर इस पत्थर में ऐसा है क्या? और वो बूढ़ी औरत कहाँ गई? तब
तभी बलदेव को लड्डुओं की सुगंध आने लगी। लगता है कोई मोतीचूर के लड्डू बना रहा है। काश कुछ मुझे भी मिल जाते। और बस अगले ही पल उसके दरवाजे पर खटखट हुई और एक छोटी बच्ची लड्डू लेकर आई। ये लड्डू मम्मी ने तुम्हारे लिए भेजा है। बोला है कि ये तुम्हें बहुत पसंद है। ये लो, खा लो। लड्डू देखकर बलदेव खुश हो गया। उसने बिना ज्यादा कुछ पूछे लड्डू खाना शुरू कर दिया और वो छोटी बच्ची वहाँ से चली गई। अरे छुटकी! पर वो बच्ची वहाँ से जा चुकी है। मैं तो पूछना ही भूल गया कि लड्डू भेजा किसने है। अगली बार पूछ लूंगा। अगले दिन बलदेव ने दूसरे बच्चों से पूछा। एक 8-9 साल की बच्ची है, गोल मटोल, जिसकी आंखें नीली है। कौन है वो? ऐसी तो कोई बच्ची इस गांव में नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं होगा। बलदेव ने बच्ची के बारे में कई और लोगों से पता किया, पर किसी को भी उस बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ महीने बीत गए। इस किस्से को बलदेव भूल चुका था। अचानक एक दिन बलदेव की नजर वापस इस पत्थर पर पड़ी। उस औरत ने बोला था कि ये जादुई पत्थर है, पर क्या जादू है इसमें? तभी उसके घर उसके पड़ोसी काका रोते हुए आए। क्या हुआ काका, आप रो क्यों रहे हैं? मेरी गाय चोरी हो गई। अब मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा? फिक्र मत कीजिए काका, आपकी गाय लौट आएगी। इस वक्त भी वो जादुई पत्थर बलदेव के हाथ में था। वो काका को समझा ही रहा था कि उन्हें गाय की आवाज आई और वो दोनों बाहर गए। शायद ये आपकी गाय है, मुझे जंगल के पास मिली। काका ने अपनी गाय को गले लगाया और बलदेव उस गाय लौटाने वाले के पास देख ही रहा था कि अचानक वो व्यक्ति चलते चलते गायब हो गया। बलदेव चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था। काफी देर तक बलदेव उस बूढ़ी औरत, उस बच्ची और उस आदमी के बारे में सोचता रहा। उसे समझ आ गया, ये सच में जादुई पत्थर है। इसका मतलब वो बच्ची जिसने लड्डू लाए और ये आदमी जिसने गाय लौटाई, वो असल में है ही नहीं। ये पत्थर मेरी सब इच्छा पूर्ण करेगा। ठीक है, मैं इसे आजमाता हूँ। मेरी इच्छा है कि अभी बारिश हो। और बस तुरंत बाहर बारिश का शोर होने लगा। अरे, ये बिन मौसम बरसात कहाँ से आ गई? बारिश देखकर बलदेव बहुत खुश हुआ। अब से बलदेव उस पत्थर से हर वो चीज मांगने लगा जो उसे चाहिए थी, जैसे खाना, कपड़े, पैसे। हमेशा कोई अलग बंदा आकर बलदेव को उसकी इच्छा की चीज दे जाया करता था। बलदेव की बदली शोहरत गांव के सेठ के आंखों में खटकने लगी। उसने ठान लिया था कि वो बलदेव का राज पता लगा कर ही रहेगा। इसीलिए एक दिन वो बलदेव के घर की खिड़की से झांकने लगा। मुझे पान खाना है। और तभी दरवाजे से एक पान वाला पान लेकर आया और उसने बलदेव को पान दिया। ये देखकर सेठ भी दंग रह गया। जब सेठ ने गौर से देखा तो बलदेव के हाथों का जादुई पत्थर चमक रहा था। हो ना हो, ये जादुई पत्थर का ही कमाल है। इस रात जब बलदेव अपने बिस्तर पर सोया तो सेठ ने वो जादुई पत्थर चुरा लिया। सेठ उस जादुई पत्थर को अपने घर ले गया और उसने अपनी पहली इच्छा मांगी। मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। तभी सेठ को दरवाजे से खूबसूरत औरत एक घड़े में सोने के सिक्के लेकर आई। उस औरत ने सिक्कों का घड़ा सेठ के सामने रखा। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन जैसे ही सेठ ने उस घड़े को छुआ तो सोना सांप में बदल गया और वो सांप सेठ के पीछे पड़ गया। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। सेठ गांव भर यहाँ वहाँ भागता रहा और सांप उसका पीछा करता रहा। अंत में सेठ बलदेव के पास आया और उसने पैर पकड़ लिए। सेठ ने अपनी चोरी कबूल की और वो पत्थर बलदेव को दे दिया। भाई, भाई मुझे माफ कर दो, मुझे इस सांप से बचाओ भाई। कौन सा सांप? कैसा सांप? जैसे ही वो पत्थर बलदेव के हाथ आया वो सांप गायब हो गया था। तब एक बात दोनों को समझ आ गई कि वो जादुई पत्थर सिर्फ और सिर्फ बलदेव के लिए ही काम करता है और इसका कारण था बलदेव की अच्छाई। उसने अब तक पत्थर से जो भी मांगा था उससे उसने लोगों का भला ही किया था। इसीलिए तो कहते हैं, कर भला तो हो भला।